बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की गणित की प्रश्नावली 10.1 जो कि वृत्त पर आधारित है। यह प्रश्नावली पूरी जो है वृत्त पर आधारित है और वृत्त से संबंधित मूल अवधारणाएं हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। बच्चों, यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मूल अवधारणा यदि आपने देख ली होगी तो आप ये सारे सवाल और जो रिक्त स्थान है और सत्य असत्य के प्रश्न आसानी से कर पाओगे। तो पहला है खाली स्थान भरिए। इसका पहला प्रश्न है वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित है। तो वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित है। तो यहाँ पे दे रखा है बहिर्भाग या अभ्यंतर भाग। तो बच्चों, हमने उसमें पढ़ा था, पिछली बार जो वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था कि वृत्त का केंद्र के बहिर्भाग और अंतर्भाग किसे कहते हैं। तो जैसे इस चित्र में यदि हम देखते हैं तो ओ जो है वृत्त का केंद्र है और वृत्त के अंदर का जो भी भाग है वह अभ्यंतर कहलाता है। ठीक है, अभ्यंतर। ठीक है, अभ्यंतर। और इसके बाहर का जो भाग है वह बहिर्भाग कहलाता है। तो वृत्त का जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? इसके अंदर है, इसलिए यह अभ्यंतर कहलाएगा। तो यहाँ इसका उत्तर आएगा अभ्यंतर। यहाँ हम लिखेंगे अभ्यंतर। ठीक है, अभ्यंतर। अभ्यंतर में स्थित है। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है। अब दूसरा है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के में स्थित होता है। तो एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। ठीक है, केंद्र से वृत्त की परिधि पर बनी कोई सी भी दूरी जो है, ठीक है, वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती। तो ये जो वृत्त की त्रिज्या यहाँ हम उदाहरण से देख सकते हैं। मान लो ये वृत्त की त्रिज्या, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। दूरी किससे? त्रिज्या से भी अधिक है, मतलब ये बाहर चला जाएगा। वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से भी अधिक है, मतलब यह बिंदु कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। मान लो ये बिंदु है तो वह कहाँ स्थित होगा बच्चों? आप बता ही सकते हो कि यह तो बहिर्भाग में आ गया है ना। तो यहाँ आ जाएगा वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बहिर्भाग। बहिर्भाग में स्थित होता है। ठीक है, अब तीसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। तो ये हमने उसमें भी देखा था। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह क्या होती है? वृत्त का व्यास। ठीक है, ये हमने वृत्त की मूल अवधारणाओं में देखा ही था कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का व्यास होती है। ठीक है, अब चौथा है रिक्त स्थान। एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। ठीक है, एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो मान लो कि जैसे बच्चों ये वृत्त है। ठीक है, एक छोटा सा वृत्त हम बना के बता देते हैं आपको। मान लिया कि ये वृत्त है और इसमें कहा गया एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। तो व्यास के सिरे कब होंगे? जैसे कि ये व्यास है। ठीक है बच्चों, ये व्यास है तो व्यास के सिरे यदि इसके सिरे होंगे तो चाप कैसा होगा? ये होगा। या तो ये वाला इधर वाला हो सकता है, मतलब या तो ये चाप कौन सा हो सकता है? व्यास के सिरे होंगे इसके, तो या तो इधर वाला होगा ये वाला चाप, या फिर कौन सा हो सकता है? या फिर ये हो सकता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये जो चाप कैसा होगा? कैसा है बच्चों? अर्धवृत्त के आकार का है। ठीक है, अर्धवृत्त है ये। तो एक चाप कैसा होता है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो तो ये वह चाप कौन सा हो सकता है बच्चों? या तो ये भी अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये होगा तो यह भी अर्धवृत्त हो जाएगा। अब पांचवा है वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। तो जो वृत्तखंड होता है, जैसे कि हम यहाँ ऊपर चित्र में भी देख सकते हैं कि वृत्तखंड एक चाप, जैसे यहाँ पर ये चाप है। ठीक है, मान लिया ये चाप हो। ठीक है, वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। और किसके बीच का भाग होता है? तो इसके बीच का भाग है, ये वृत्तखंड है। तो यह क्या बच्चों? ये जीवा है। तो इसका यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। ठीक है, वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। छठा है एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे भागों में विभाजित करता है। ठीक है,
तो एक वृत्त जैसे ये वृत्त है जहां पर स्थित होता है ये, ठीक है, जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित कर रहा, तो एक तो ये वृत्त हो गया, ये वाला वृत्त, एक उसका भाग होगा अभ्यंतर, ठीक है, हमने पढ़ा है अभ्यंतर, और एक होगा उसका बहिर्भाग। तो इस तरह से 3 भागों में विभाजित कर रहा है ना। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे 3 भागों में विभाजित कर रहा, वृत्त, अभ्यंतर वाला भाग और बहिर्भाग, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये रिक्त स्थान कर लिए बच्चों, आपको समझ में जरूर आ गए होंगे। अब इसका प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए। तो यहाँ हमें सत्य और असत्य लिखना है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो केंद्र को वृत्त पर किसी भी बिंदु, जैसे यह वृत्त है, ठीक है, तो इस केंद्र यहाँ पे है, तो केंद्र को वृत्त पर किसी भी बिंदु पर मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो क्या यह सत्य है बच्चों? तो हाँ, यह सत्य है, ठीक है, क्योंकि केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या होती है। दूसरा है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। तो क्या समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है? तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा असत्य, ठीक है। क्या उत्तर आएगा? असत्य, क्योंकि जो वृत्त होता है बच्चों, जो वृत्त होता है, ये हमने ऐसे ही बना दिया रफ, ठीक है। तो जो वृत्त होता है उस पे कई बिंदु होते हैं ना, अनंत प्रकार के बिंदु या अनंत बिंदु होते हैं, इस पे वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए इन बिंदुओं को मिलाने वाली अनंत जीवाएं भी इस पर हो सकती है। इसलिए इसका उत्तर आएगा असत्य, क्योंकि वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए अनंत जीवाएं भी हो सकती है। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। इसका उत्तर आएगा बच्चों असत्य, ठीक है। इसका उत्तर आएगा असत्य, ठीक है, असत्य। क्यों? यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, 3 बराबर चापों में बांट देंगे यदि हम उसे, तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, क्योंकि यदि हम इसको बराबर चापों में बांट देंगे, जैसे हमने यहाँ पे इसके 2 चाप थे बच्चों, यदि 3 बराबर में बांट देंगे तो वह दीर्घ चाप नहीं होकर समान चाप होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे असत्य होगा, क्योंकि यदि 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो कोई भी चाप दीर्घ चाप नहीं होगा। अगला है चौथा, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास है। तो बच्चों ये हमने पढ़ा था, या जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, तो यहाँ पे ये त्रिज्या है और इसको 2 गुनी कर दिया, मतलब इसको और बढ़ा देंगे, ठीक है, इसको डबल कर दिया हमने, तो यह जो क्या बन गया, यह इसका व्यास हो गया है, और इसका जो व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास है, तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों सत्य, क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही उसका व्यास होती है, ठीक है। पांचवा है बच्चों, त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे आएगा बच्चों असत्य, ठीक है, असत्य। इसका उत्तर देखो यहाँ ऊपर उदाहरण से मैं बता देती हूँ। त्रिज्य खंड यहाँ पे जैसे दे रखा है, लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। खंड होता है वृत्त के केंद्र को इसके चाप से मिलाने वाली त्रिज्याओं और इसके चाप के बीच की जो दूरी होती है वह त्रिज्य खंड होता है, ठीक है। तो यह त्रिज्य खंड जो यहाँ पे जो लिखा है असत्य है, और इसका कारण आप लिखोगे क्योंकि त्रिज्य खंड वृत्त के केंद्र को उसके चाप से जोड़ने वाली त्रिज्याओं और उसके चाप के बीच का क्षेत्र होता है, ठीक है। अब छठा है, वृत्त एक समतल आकृति है। तो ठीक है, यह सत्य है, ठीक है, वृत्त एक समतल आकृति है और इसके 3 भाग होते हैं, वृत्त, अभ्यंतर और बहिर्भाग। तो इस तरह से हमने सब सारे जो क्वेश्चन कर लिए हैं।